नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी सांसदों की कार्यशाला संसद परिसर में आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यशाला की बैठक में होंगे शामिल। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के लिए आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। पंजाब के कई इलाकों में आज बारिश जारी। हिमाचल में मौसम साफ होने के कारण राहत बचाव कार्य में आई तेजी। साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण आज। भारत समेत दुनिया की 85% आबादी देखेगी ब्लड मून का नजारा। वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड की तैनाती के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों की ट्रंप के इस्तीफे की मांग। शिकागो में सेना की तैनाती की दी चेतावनी। और राजगीर में चल रहे एशिया कप हॉकी का फाइनल आज। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संसद परिसर में आज भाजपा सांसदों की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यशाला की बैठक में शामिल होंगे। 2 दिवसीय वर्कशॉप में लगभग 4 सेशन होंगे, जिनमें पार्टी के इतिहास और विकास पर चर्चा और सांसदों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर काम किया जाएगा। कार्यशाला का मकसद उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग के लिए सांसदों को सही ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग सेशन में सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाने, चुनाव अधिकारी की ओर से दिया गया पेन का इस्तेमाल करने और बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बॉक्स के अंदर डालने की जानकारी दी जाएगी, ताकि वोट अमान्य ना हो। दरअसल गुप्त मतदान में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता है। ऐसे में एनडीए का फोकस क्रॉस वोटिंग रोकने और अवैध वोटों को कम करने पर है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और काउंटिंग भी 9 सितंबर को ही होगी। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला इंडी गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। सेवा पखवाड़ा अभियान इस महीने की 17 तारीख से शुरू होने जा रहा है। सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत कल भाजपा केंद्रीय कार्यालय की अगर बात की जाए तो इसमें कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित अन्य भाजपा नेताओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी 75 नई सेवाएं जनता को समर्पित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 150 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी शुरू किए जाएंगे। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सेवा पखवाड़ा अभियान समाज में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बने, यही भाजपा की सामूहिक संकल्पना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की और साथ ही आपसी रिश्तों का और सकारात्मक मूल्यांकन किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन में संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के प्रयासों सहित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने पेरिस में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और नाटो गठबंधन के सहयोगियों की हुई बातचीत के बारे में बताया। राष्ट्रपति मैक्रॉन ने कहा कि भारत और फ्रांस यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले वर्ष फरवरी महीने में भारत में होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति मैक्रॉन को धन्यवाद दिया और भारत में उनका स्वागत करने की उत्सुकता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ हाल ही में बातचीत की थी। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तत्काल संपन्न कराने और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के कार्यान्वयन के प्रति साझा वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी की स्थिरता और नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के प्रति सहमति जताई। और बात मौसम की। दरअसल मौसम विभाग ने आज पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर आज बहुत तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं दूसरी तरफ ओडिशा, पश्चिम बंगाल के उपहिमालयी क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में भी ऐसे ही हालात बने रहने के आसार हैं। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण मध्य कर्नाटका में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और बात करते हैं पंजाब की, जहां पर बाढ़ की स्थिति में कुछ कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 24 घंटे में अमृतसर और रूपनगर में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 14 जिलों में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक करीब 46 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि पठानकोट जिले में 3 व्यक्ति लापता हैं। बारिश से प्रभावित गांवों की संख्या बढ़कर 1996 हो गई है और करीब 3,87,000 लोगों पर इसका असर पड़ा है। सेना, वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और सीमा सुरक्षा बल के दलों ने करीब 23,000 लोगों को सुरक्षित निकाला है। गांव की संख्या, जनसंख्या और फसल क्षेत्र के संदर्भ में गुरदासपुर, फजिल्का, फिरोजपुर, अमृतसर, कपूरथला और तरनतारन जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। मकानों और पशुधन का भी व्यापक नुकसान हुआ है। किसानों की 1.74 लाख हेक्टेयर में फसल डूब गई है। राहत और बचाव कार्य में जुटे सैन्य बलों ने भी टुकड़ियों की संख्या 24 से बढ़ाकर 27 कर दी है, जबकि एनडीआरएफ की 23 और एसडीआरएफ की 2 टीमें लोगों को लगातार मदद पहुंचा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए की सहयोग राशि देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पंजाब में आई कठिन घड़ी में वहां के भाई बहनों का दर्द हम सबका साझा दर्द है और दिल्ली की जनता और सरकार इस आपदा से जूझ रहे लोगों के साथ आत्मीयता और संवेदना के साथ खड़ी है। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में इस समय हालात चल रहे हैं बाढ़ के, और जिस तरह की परिस्थितियों में वहाँ के निवासी चल रहे हैं, अपनी ओर से बहुत ही संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। ईश्वर इस दिक्कत से, इस मुसीबत से जल्द ही उन सबको राहत दे, और दिल्ली सरकार की ओर से हम पंजाब सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा करते हैं। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां अधिकांश स्थानों पर फिलहाल मौसम जो है वो आज साफ नजर आ रहा है, जबकि 1-2 स्थानों को छोड़कर किसी भी जिले में बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। मौसम खुलने से राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी आई है। वहीं कुल्लू के इनर अखाड़ा क्षेत्र में 4 सितंबर को हुए भूस्खलन में एनडीआरएफ बचाव दल के सदस्य का शव मिला है, जबकि अभी भी मलबे में तलाशी अभियान जारी है, लेकिन किसी के भी जीवित बचने की संभावना बेहद कम है। हादसे में एनडीआरएफ बचाव दल के एक सदस्य सहित 7 लोगों की जान गई थी। भूस्खलन के कारण पिछले 7 दिनों से बंद NH5 को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। और हिमाचल के बाद बात अगर करें उत्तराखंड की, तो आपको बता दें यहाँ भी बारिश और प्राकृतिक आपदा का दौर फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तरकाशी के नौगांव में शनिवार को बादल फटने से भारी नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रही है। बादल फटने के कारण पहाड़ों से मलबा कई घरों के अंदर तक पहुंच गया, जिसे हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं नौगांव में सड़कों पर मलबा आ जाने से सड़क किनारे खड़े कुछ वाहन भी इसकी चपेट में आए हैं। रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम भी कर रही हैं। और वहीं राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए, तो पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर कल रात 8 बजे कम होकर 205.98 मीटर पर पहुंच गया, जो कई दिन से 207 मीटर के आसपास था। हालांकि जलस्तर अब भी खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। आसपास के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और सरकार की अगर बात की जाए तो लगातार हालात पर नज़र बनाई हुई है और सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट पर हैं। दिल्ली में चेतावनी का निशान 204.50 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है। और फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। DD न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हजरतबल दरगाह में अशोक चिन्ह को तोड़े जाने पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कल कांग्रेस और विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता द्वारा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के बारे में की गई टिप्पणी अत्यंत अपमानजनक है। जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन की सरकार के मुखिया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी द्वारा जिस प्रकार से भारत के राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ के बारे में अवमाननापूर्ण बात कही गई है, ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस के सहयोगी दलों में भारत की पहचान, भारत के सम्मान के प्रति किस प्रकार के हिकारत का भाव है उसको यह दर्शाती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट अशोक बिहार की धरती के पुत्र थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि केरल से लेके कश्मीर तक बिहार से जुड़े हुए प्रतीकों के प्रति ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने कोई ठेका ऐसा ले रखा है उन्हें अपमानित करने का। बात कर लेते हैं उज्जैन की, जहां शिप्रा नदी के पुल से एक कार गिर गई। बताया जा रहा है कि इसमें कम से कम 2 लोग सवार थे। NDRF, SDRF की टीमों के द्वारा बचाव और तलाशी अभियान जारी है। देर रात तक उनका पता नहीं चल सका। वहीं उज्जैन के SP प्रदीप शर्मा ने बताया कि एक पुल पर एक सफ़ेद कार के नदी में गिरने की सूचना मिली है। पानी का बहाव तेज़ है, जबकि ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों का अनुमान है कि कार में कम से कम 2 लोग सवार थे। और बात आज के दिन की, दरअसल आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये ग्रहण पूरे भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के साथ ही एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूर्वी अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी ये पूरी तरह नजर आएगा। चंद्र ग्रहण आज रात 8:58 से शुरू होकर कल तड़के सुबह 2:25 पर समाप्त होगा। एक दुर्लभ खगोलीय घटना, एक दशक में सबसे लंबे ग्रहणों में से एक होगी। इसकी अवधि 82 मिनट की होगी और चंद्र ग्रहण 5 घंटे से अधिक समय तक रहेगा। पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के बीच आने पर चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। ये घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही होती है। इसके अंतर्गत पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक रेखा में होते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सिवान के पचरुखी प्रखंड के नारायणपुर व पपौर गांव का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले पचरुखी बाईपास स्थित नारायणपुर मोड़ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां वे 558.35 करोड़ की लागत से बनने वाली 9 बड़ी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वे मोहम्मदपुर मोड़ से छपिया डेढ़ीघाट गोपालपुर पथ के कार्य का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद पपौर गांव में जीविका दीदियों, पेंशन लाभार्थियों, ममता व आशा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो खासतौर से करीब 558 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं आज वो देंगे राज्य को।
शनिवार को अनंत चतुर्दशी के मौके पर पूरे महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन की धूम देखने को मिली। हर ओर ढोल ताशों की गूंज और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ बप्पा को विदाई दी गई। गणपति विसर्जन यात्रा का शानदार नज़ारा पुणे में भी देखने को मिला, जहां दगड़ूशेठ हलवाई गणपति की विदाई यात्रा में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ नजर आया। बेहद ही खूबसूरत रथ पर सवार होकर जब गणनायक निकले तो इस यात्रा में शामिल हर कोई झूम उठा। आगे आगे चलते भक्तों का रेला और पीछे रथ पर शान से विराजमान गणेश जी, कुछ ऐसी ही निहाल कर देने वाले दृश्य पुणे के भाऊ साहेब रंगारी गणपति की विदाई यात्रा में भी देखने को मिले। श्रद्धा और आस्था से लबरेज श्रद्धालु बप्पा को शानदार विदाई देने के लिए भारी संख्या में इस यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में महाराष्ट्र की पारंपरिक मार्शल कलाएं जैसे लाठी डंडा, तलवारबाजी भी देखने को मिली। मुंबई में हर साल गणपति विसर्जन की धूम देखने को मिलती है। शनिवार को गिरगांव चौपाटी का नज़ारा भी देखने लायक था। हजारों की संख्या में श्रद्धालु गणपति बप्पा को विदाई देने पहुंचे। ये आयोजन कितना भव्य रहा, ये बयां करने के लिए ये दृश्य काफ़ी हैं। हर कोई गणपति की अपार भक्ति और आस्था के रंग में डूबा हुआ नजर आया। तो हर तरफ गणपति बप्पा की जो गूंज है वो सुनाई दी। गणपति विसर्जन के बाद जुहू बीच की सफाई के लिए भी एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के साथ स्थानीय लोग, एनजीओ और बीएमसी के कई कर्मचारी शामिल हुए। इस मौके पर अमृता फडणवीस ने बताया कि कई संगठन आज हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि हमें अपने बीच साफ रखने हैं। जैसे त्यौहार मनाना हमारा अधिकार है, वैसे ही साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी भी है। और अब बात पितृपक्ष की, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से 16 दिनों का पितृपक्ष होता है, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण और पिंडदान का विधान है। माना जाता है कि इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है, तो साथ ही श्राद्धकर्ता को पितृ ऋण से भी मुक्ति मिल जाती है। आज चंद्रग्रहण भी लगने जा रहा है, लिहाजा दोपहर 12 बजे से पहले ही श्राद्ध कर्म किया जा सकेगा। श्राद्ध पक्ष 21 सितंबर को पड़ने वाली सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर संपन्न होगा। और इस दौरान कानपुर के गुप्तार घाट की अगर बात करें तो श्रद्धालुओं ने पितृपक्ष से पहले यहां पर पवित्र डुबकी लगाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रामलीला दुर्गा पूजा समारोह की तैयारी बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्गा पूजा कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए। पूजा स्थल पर सफाई, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था जैसी सारी व्यवस्थाओं की पूर्ति नगर निगम और जनप्रतिनिधि करेंगे। आपको टेंट लगाते हुए किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए, ये हमारे सभी विभाग इंश्योर करेंगे। वहां पे कार्यक्रम करते हुए आपको निश्चित रूप में कुछ चीजों की जरूरत जरूर पड़ती होगी, जैसे कि वहां पे सैनिटेशन, सफाई व्यवस्था, फोगिंग, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको हमारा दिल्ली नगर निगम, हमारे जनप्रतिनिधि पूरी तरीके से मुहैया करवाएंगे। पानी के टैंकर की आवश्यकता होगी तो आप वहीं पे हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी में वहां बताएंगे, तो हम आपको पानी के टैंकर भी उपलब्ध करवाएंगे। फिल्म निर्माता अनुपर्णा रॉय ने इटली में हुए वेनिस फिल्म फेस्टिवल के 82वें संस्करण में अपनी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा। अनुराग कश्यप द्वारा प्रस्तुत ये फिल्म वेनिस की ओरिजोंटी सेक्शन में एकमात्र भारतीय फिल्म बन गई है। ये फिल्म मुंबई में 2 प्रवासी महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अकेलेपन, अस्तित्व और जुड़ाव के श्रमभंगुर पलों से जूझती हैं। इस पुरस्कार की घोषणा फेस्टिवल के समापन समारोह के दौरान ओरिजोंटी जूरी के अध्यक्ष फ्रांसीसी फिल्म निर्माता जूलिया रुक्रॉन ने की।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और सैनिकों की तैनाती के खिलाफ लंदन से वॉशिंगटन तक हजारों प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नेशनल गार्ड के सैनिकों की तैनाती को समाप्त करने की मांग की। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले अन्य शहरों में भी बलपूर्वक कार्रवाई की चेतावनी दी है और इसी बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में शिकागो से प्रवासियों को निर्वासित करने की धमकी दी है। वहीं ब्रिटिश पुलिस ने फिलिस्तीन एक्शन के समर्थन में लगभग 425 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसे सरकार द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। यूरोपीय देश ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोताकिस ने 1.6 अरब यूरो के कर कटौती पैकेज की घोषणा की, जिससे लगभग 40 लाख नागरिकों को लाभ होगा। पीएम ने कहा है कि कर कटौती 2026 के बजट में लागू होगी। इसमें मध्यम वर्ग, युवा और बड़े परिवार और पेंशन भोगियों को राहत दी जाएगी। 25 वर्ष से कम आयु वालों की 20,000 यूरो तक की आय पर कर नहीं लगेगा। छोटे द्वीपों के निवासियों को 30% यूरो टैक्स जो है कम वैट अब यहाँ पर देना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घोषणा का उद्देश्य आय बढ़ाना और जनसांख्यिकीय संकट से निपटना है। बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज मेजबान भारत और गत विजेता दक्षिण कोरिया के बीच खेला जाएगा। कल सुपर 4 के अपने तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारत ने चीन को 7-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम की नज़र अब फाइनल जीतकर चौथी बार एशिया कप के खिताब को जीतने की होगी। बिहार में खेल का वातावरण तेजी से नया आकार ले रहा है। ऐसे में राजगीर में तैयार हो रहे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की अनदेखी नहीं की जा सकती। तो आखिर तैयारी के किस चरण में है ये स्टेडियम और इसका निर्माण पूरा होने के बाद कैसे बदलेगी बिहार राज्य की सूरत, जानते हैं डी न्यूज संवाददाता गौरव कुमार की इस रिपोर्ट के जरिए। देश में क्रिकेट का खेल हर दिल पर राज करता है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे में बिहार भी इससे अलग नहीं। लेकिन यह राज्य एक अदद बड़े क्रिकेट स्टेडियम के लिए तरसता दिखा। लेकिन मौजूदा राज्य सरकार ने बिहार के लोगों को एक बड़ा तोहफा राजगीर में तैयार हो रहे इस क्रिकेट स्टेडियम के जरिए दिया है। राजगीर में करोड़ों की लागत से तैयार हो रहा यह स्टेडियम राज्य में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। यह स्टेडियम न केवल बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, बल्कि अपनी संरचनाओं और सुविधाओं की दृष्टि से पूरे देश में अनोखा होगा। स्टेडियम का लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। यहाँ के युवा वर्ग में इस तैयार हो रहे क्रिकेट स्टेडियम को लेकर काफी उत्साह है और उनको उम्मीदें हैं कि वह भी अब इंटरनेशनल मानकों वाले मैदान पर खेल सकेंगे, जो उनके खेल में सुधार करेगा। कुछ सालों पहले यहाँ पे कुछ स्टेडियम नहीं था, बट आने वाले इन फ्यूचर यहाँ पे स्टेडियम बनाया गया। यहाँ के यूथ के लिए, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के आवागमन के लिए काफी अच्छा बेटर स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है यहाँ पे, ताकि आने वाले फ्यूचर में बच्चों को आगे सपोर्ट मिले और बड़े बड़े खिलाड़ियों को देख के यहाँ के यूथ आगे बढ़े। और बिहार स्टेट के लिए काफी अच्छा है कि वो आगे बढ़ेगा। स्टेट बिहार में स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट नहीं था इससे पहले। स्टेडियम बनेगा तो उससे अब पब्लिक भी जागरूक होंगे, इंटरेस्ट आएगा, तो स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए यहाँ पे, वो चेंज आने वाला है अपने यहाँ। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में राजगीर में बन रहे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के रखरखाव का जिम्मा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को सौंप दिया गया है। क्रिकेट स्टेडियम तैयार होकर जब क्रिकेट यहाँ होने लगेगा, तब ये कॉम्प्लेक्स, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 100% जो यूटिलाइजेशन है, जो मकसद है माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इट विल बिकम कंप्लीट, ये फुल सर्कल आ जाएगा। अभी बचा हुआ थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा और क्रिकेट मैचेस होने लगेगा। तो मुझे कोई डाउट नहीं है, राजगीर कल होके फ्यूचर में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर जाना जाएगा। स्टेडियम में G+5 के मुख्य पवेलियन का निर्माण पूरा कर लिया गया है। अब इसे फिनिशिंग देने का कार्य किया जा रहा है। वहीं जनरल स्टैंड ईस्ट और वेस्ट का निर्माण भी अंतिम चरण में है। बिहार के खेल के विकास के अध्याय में ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अपना प्ले करेगा। दरअसल बड़ी लागत के साथ तैयार हो रहा ये क्रिकेट स्टेडियम राजगीर की छवि को ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य की तस्वीर को
एक नया आयाम देगा। और खासकर जब क्रिकेट इस मैदान पर खेला जाएगा तो एक बहुआयामी विकास की तस्वीर बिहार से निकलकर सामने होगी। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अरीना साबालेंका ने लगातार दूसरी बार यूएस ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। साबालेंका ने फाइनल में अमांडा अनीसिमोवा को 6-3, 7-6 से मात दी। ये साबालेंका का चौथा ग्रैंड स्लैम है। वहीं यूएस ओपन टेनिस के पुरुष एकल के फाइनल में यानिक सिनर और अल्कराज का मुकाबला होगा। ये लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम मुकाबला है जहां दोनों खिलाड़ियों के बीच खिताबी भिड़ंत हो रही है। इस फाइनल मुकाबले में नंबर 1 की रैंकिंग भी दांव पर रहेगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।